नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इसके बाद ये सवाल फिर से उठने लगा है कि कांग्रेस आखिर तेरा होगा क्या। लोग ये सवाल पूछने लगे हैं। साथ ही ये भी पूछने लगे हैं कि राहुल गांधी अब आगे क्या। कुछ लोग ये भी पूछने लगे हैं कि गांधी परिवार का हाथ खाली ही रह गया, तो ये हाथ जो खाली है इसका अब क्या किया जाएगा। क्या इसके लिए कुछ किया जाएगा या हाथ लगातार खाली रहेगा। और वो जो एक नारा बीजेपी ने दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का, क्या कांग्रेस पार्टी उसी तरफ बढ़ रही है। तो पहले एक एक करके बात कर लेते हैं जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन राज्यों की। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया राहुल गांधी ने, तो सबने कहा कि क्या मास्टर स्ट्रोक है, एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी उस वक्त जब अकाली दल ने और बीएसपी ने दलित डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी। सबने कहा कि देखिए राहुल गांधी ने तो पूरा एजेंडा ही चेंज कर दिया। मगर आज जब रिजल्ट आए हैं तो हालात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों सीट हार चुके हैं। और कांग्रेस जो है, जिसके पास 77 सीट थी, वो 59 सीट गंवा चुकी है। यानी कांग्रेस आज सबसे बुरे हालात पर है पंजाब में। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण हुआ कांग्रेस में अंतरकलह। नवजोत सिंह सिद्धू जो हमेशा अपनी फोटो प्रियंका गांधी के साथ खींचे हुए फोटो को ट्वीट करते थे, उनको बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष। उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू का एक ही एजेंडा था कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर को हटाया जाए। तमाम रस्साकसी के बाद कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया गया। सिद्धू को उम्मीद थी कि शायद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने और ये बात सिद्धू को पसंद नहीं आई। सिद्धू जो है कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हो गए। एक ऐसा नेता जिसके अपनी जुबान पे कोई काबू नहीं रहता है, चाहे वो किसी इंटरटेनमेंट शो में बैठे, चाहे कहीं और भाषण दे, उस सिद्धू को अपने जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक ऐसा शख्स जो बोलता पहले है सोचता बाद में है, उसको आपने बना दिया एक राज्य का प्रदेश अध्यक्ष और उसने कांग्रेस की लुटिया जो है डुबो दी। जब सबसे जो झगड़ा जो है पंजाब के लोगों के सामने उस समय सतह पे आ गया जब एक चुनावी रैली के दौरान प्रियंका गांधी के मौजूदगी में नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली में भाषण देने से मना कर दिया। तभी पंजाब की जनता को लग गया होगा कि ये क्या चल रहा है पार्टी में। यदि प्रियंका गांधी के सामने सिद्धू मना करते हैं तो भाषण देने से, तो इसका मतलब प्रियंका गांधी को भी कुछ नहीं समझते हैं। यही नहीं, चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते खुलेआम सिद्धू जो है चन्नी की यानी मुख्यमंत्री के कामों की आलोचना करते थे। वो भी ढके छुपे नहीं। आलोचना करनी है या कोई सलाह देनी है तो आप मुख्यमंत्री को धीरे से भी बोल सकते हैं, नहीं पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ढके छुपे अंदाज में नहीं। उसके बाद पंजाब के में ढेरों लोग ये मानने लगे कि कैप्टन जो कहते थे सिद्धू के बारे में कि ये आदमी अनस्टेबल है, लगा कि ये सही है। और उसके बाद एक तरह से सिद्धू ने थाली में सजा करके पंजाब को केजरीवाल के झोली में डाल दिया। जब मैं पंजाब गया था रिपोर्टिंग के लिए, चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए, वो वापस लौटा ऑफिस में सबने पूछा कि बताइए आप क्या घूम के आए। मैंने बोला कि आने वाले दिनों में पंजाब जो है वो राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरह कांग्रेस एक जीता हुआ चुनाव को कैसे हारती है। ये एक उदाहरण है और ये सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि एक ऐसा बड़बोला आदमी जो प्रदेश अध्यक्ष हो और एक दलित जिसको आपने मास्टर स्ट्रोक माना गया उसको मुख्यमंत्री बनाया है, दोनों के बीच झगड़ा होता हो तो कैसे आप जीता हुआ राज्य हार सकते हैं। इसके पीछे सोचना पड़ेगा प्रियंका गांधी को, जिन्होंने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और राहुल गांधी को जिन्होंने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य रहा जो पिछले 5 साल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले।
एक मुख्यमंत्री तो पूर्व मुख्यमंत्री तो ऐसे भी रहे कि जिन्होंने चुनाव के वक्त चिट्ठी लिख दिया पार्टी को कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता विधानसभा, उनको मालूम था वो हार जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह, मौजूदा चीफ मिनिस्टर जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, लेकिन वहां पर चुनाव बीजेपी जीत गई। अब आप समझिए, एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड में जहां पे मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है लेकिन पार्टी जीत जाती है, क्यों? माफ कीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस में खूब गुटबाजी है। हरीश रावत जिनको कि फेस बनाया गया था, प्रीतम सिंह जो कि पहले सीएलपी के नेता थे, और जो प्रदेश अध्यक्ष, इनके बीच इतना झगड़ा रहा कि कांग्रेस की पूरी ताकत जो है इन नेताओं को एक दूसरे को काटने में ही लगी रही। हर गुट एक दूसरे गुट को हरवाने में लगा रहा और इसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस ही हार गई। गोवा की बात करता हूं। आपको बता दूं कि मतगणना से 3 दिन पहले गोवा से लौटा, 10 दिन वहां मैं रहा था। वहां जहां भी जाता था मैं लोगों से पूछता था कौन जीत रहा है। लोगों ने उससे थोड़ी देर आप बातचीत कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। लोगों से बातचीत करके पता चल रहा था कि वहां पे बीजेपी जीत रही है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि गोवा बहुत छोटा सा प्रदेश है, 40 की विधानसभा है, म्यूनिसिपैलिटी जैसे। एक विधानसभा में 25,000 के करीब वोट होते हैं। तो जब छोटी विधानसभा होती है तो आप वोट को, यदि जिस पार्टी के पास जितनी बड़ी थैली होगी वो वोट उनके हाथ में जाएगा, ये एक नियम है। चलिए आप इसको भी नकार दीजिए कि नहीं, हम वोट नहीं खरीदे जा सकते, जबकि गोवा में इसका उल्टा है, वहां वोट खरीदे जाते हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण था कि यदि आप लगातार गोवा जाते रहें तो आप जाएंगे, तो आपको इस बार जाने से मुझे पता चला कि गोवा अब एक महानगर बनने की ओर बढ़ रहा है। जगह जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड चौड़ी हो रही हैं। क्योंकि अभी तक जितनी बार मैं गोवा गया, करीब मैं 20-25 साल से गोवा लगातार जाता रहा हूं, हर साल जाता हूं, छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे रोड, सिंगल रोड होते थे। लेकिन अब इस बार जाने पर, 2 साल बाद गया कोरोना की वजह से, शकल ही बदली हुई है गोवा की। बड़े बड़े फ्लाईओवर हैं, नदियों पे पुल बन रहे हैं, रोड चौड़े हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि यदि यहां पे हम बीजेपी को सत्ता में नहीं लाए तो ये सारे चीज बंद हो जाएंगे, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं। बोला ये चीज बंद हो जाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, ये बंद हो जाएंगे तो पर्यटन पे असर पड़ेगा। क्योंकि गोवा अब बहुत कुछ पर्यटन पे ही निर्भर कर रहा है, टूरिज्म पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि वहां माइनिंग बंद है। पहले माइनिंग होती थी तो वहां की अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी से चलती थी, तो बहुत सारा डिपेंडेंस था है टूरिज्म पे। और कोरोना की वजह से 2 साल जो है ये सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो इसलिए लोगों ने सोचा वहां डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए और उन्होंने बीजेपी के लिए वोट कर दिया। इसलिए तमाम आलोचनाओं के बाद भी वहां पे कांग्रेस जो है वो जीत नहीं पाई है। करीब 12 सीट ही कांग्रेस को मिली थी, पिछले बार 20 के करीब पहुंच गई थी हालांकि, और वो राज्य भी हाथ से चला गया। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात क्या करना, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के पास कुछ होने के लिए था नहीं। हाँ, प्रियंका गांधी ने खूब मेहनत की, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़कियों की भीड़ इकट्ठी हुई, एक समासा बंधा। लेकिन चलिए, आपको प्रियंका गांधी को यह संतोष करना चाहिए कि कम से कम उन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नरसिम्हा राव के समय ही सरेंडर कर दिया था। 300 सीट जो काशीराम को दे दी थी 480 सीट में से, और तभी से कांग्रेस वहां कभी पनप नहीं पाई। अब जो प्रियंका गांधी ने है ना, एक बीज बोया है, और वो बीज कब पनपेगा, कब उस पर फल लगता है किसी पेड़ में, ये माली पे डिपेंड करता है। अब तो माली जो है उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी है। यदि वो प्रियंका गांधी हिम्मत नहीं हारती है, डटी रहती है, तो भविष्य किसने देखा है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये सब कुछ निर्भर करेगा कि प्रियंका गांधी का अगला मूव उत्तर प्रदेश के लिए क्या होता है। हालांकि एक शुरुआत अच्छी है, हर विधानसभा क्षेत्र में उसके पास कुछ लोग हो गए हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर पार्टी का बन गया होगा जो आगे आने वाले दिनों में काम कर सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबको ये कांग्रेस में बैठ के सोचना होगा कि कांग्रेस का भविष्य क्या है, राहुल गांधी का भविष्य क्या है। क्या राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस को जाना चाहिए या किसी और को लाना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के पास अब 2 ही राज्य बचे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है,
क्या कांग्रेस में प्रियंका गांधी को आधिकारिक रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए या कोई इसी बाहर से लाना चाहिए? क्या सचिन पायलट को लाना चाहिए? क्या अशोक गहलोत को लाना चाहिए? क्या भूपेश बघेल को लाना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस में एक G23 भी है जो कि अब दबाव बनाना शुरू करेगा गांधी परिवार के ऊपर। हालांकि इसमें भी सब राज्यसभा वाले लोग हैं, 2-3 ही लोग हैं जिनकी जनता में पैठ है, लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर होगी। तो आखिर कांग्रेस को करना क्या चाहिए? इन सभी चीजों की बात कही। उसके अलावा कांग्रेस को चाहिए कि एक थिंक टैंक बनाए, और वो एक ऐसे थिंक टैंक बनाए जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग हों, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में अभी बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उनका एक थिंक टैंक होना चाहिए। जैसे यूपीए के समय नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, तो वो एक ऐसा थिंक टैंक हो। कोई यदि रणनीतिकार हो, प्रशांत किशोर हो, कोई और हो, कोई जरूरी नहीं है प्रशांत किशोर हो, और भी बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अपने दरवाजे खोलिए थोड़ा सा। एक गांधी परिवार जो है वो लोग कहते हैं उनसे मिलना ही मुश्किल होता है, वो अपने मर्जी से करते हैं जब करते हैं। तो थोड़े अपने दरवाजे खोलिए, थोड़ी हवा आने दीजिए, नए लोगों का आने दीजिए, नए आइडियाज भी आने दीजिए, तभी जाके कुछ हो सकेगा। वरना उसमें कोई देर नहीं है। जो बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत जल्द होगा, यदि कुछ कांग्रेस के लोग या गांधी परिवार जल्दी कुछ नहीं सोचती है तो कांग्रेस मुक्त भारत भी हो सकता है। आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। कल कोई नया सब्जेक्ट होगा, नई बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।